Hello students, welcome to all of you. Within the chapter number 8 human health and disease के अंदर this one is the last session and this is the session number 13 और वो session number 13 के अंदर हमारा आज का पॉइंट ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज़ की बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट क्या है। लास्ट लेक्चर के अंदर 2 पॉइंट हमने इससे रिलेटेड डिस्कस किए थे, बाकी के पॉइंट आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, ये सबसे डेडली पॉइंट अगर कोई हो तो कि भाई कभी कभार क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ पर्सन ड्रग्स कैसे लेते हैं इंट्रावेनसली, मतलब निडल और सिरिंज को यूज़ करके ये ड्रग्स सीधा का सीधा वेन के अंदर लिया जाता है। अब ये ड्रग्स जब इंट्रावेनसली लिया जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि पर्सन की बॉडी के अंदर एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे डिजीज ट्रांसफ़र वन पर्सन टू अनदर पर्सन हो सकते हैं। अब ये दोनों डिजीज़ का आप लोगों को पता है कि भाई वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंज पॉसिबिलिटी है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में वो फैलेगा। कि भाई समझ लो 5 पर्सन बैठे हुए हैं, 5 में से किसी एक को हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, किसी एक को HIV का इन्फेक्शन है, तो शायद ये इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन फैलने के चांसेस है। एंड वी नो दैट बोथ डिजीज आर द क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन मतलब दोनों के दोनों लॉन्ग ड्यूरेशन वाले डिजीज है एंड ऑल्सो बोथ आर फैटल, डेडली डिजीज भी है। सो एड्स और हेपेटाइटिस दोनों की हमें पता ही है कि भाई एड्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड हेपेटाइटिस बी we know that they are transmitted through the infected blood। तो जब भी ड्रग्स इंट्रावेनसली लिया जाता है ये इफेक्ट होगा। सेकेंड, यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलिसेंस में ऑल्सो हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जैसा एडोलिसेंस में हुआ होगा वैसा आप लोगों को पता है चाइल्डहुड में होगा, एंड चाइल्डहुड की जो भी हैबिट है वो कहीं ना कहीं एडोलिसेंस से पास होकर के लास्ट में एडल्टहुड तक भी जाएगी। सो एडोलिसेंस में जो भी अल्कोहल की हैबिट्स है वो शायद हैवी ड्रिंकिंग बनेगी किस में, विद इन दी एडल्टहुड। अगर क्रॉनिक यूज़ किया जाता है ड्रग्स और अल्कोहल का, इट डैमेज द नर्वस सिस्टम एज वेल एज लीवर, और लीवर अगर अल्कोहल की वजह से अगर डिस्ट्रॉय होगा तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है सिरोसिस। यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लिसन, अब जो भी फिटस है, फिटस मतलब न्यूबॉर्न बेबी जो मदर की बॉडी के अंदर ग्रो हो रहा है, उसके ऊपर भी एडवर्सली अफेक्शन होगा अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ड्रग्स और अल्कोहल का यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी टाइम अगर करती है। इवन बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी आप लोगों को पता है कि भाई खुद का परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए ड्रग्स का मिसयूज़ करते हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन कौन कौन से ड्रग्स की यूटिलाइजेशन करते हैं? तो सबसे पहला है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक मतलब पेन रिलीवर ड्रग्स है, क्योंकि उनको अपने मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। दूसरा एनाबोलिक स्टीरॉयड लेते हैं। तीसरा डायूरेटिक्स एंड सर्टेन नंबर ऑफ हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क एंड टू प्रमोट द aggressiveness and as a result increase the athletic performance। क्योंकि समझ लो कोई पर्सन ऐसा है जिसको बहुत ही ज़्यादा दौड़ना है, भागना है, कूदना है, या तो एग्रेसिवनेस दिखाना है, तो वो पर्सन क्या लेगा? पेन रिलीवर ड्रग्स लेगा, ताकि उसके थ्रू खुद का जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। पर जब भी कोई पर्सन एनाबोलिक स्टीरॉयड लेता है, और वो भी स्पेशली मैं बताऊं कि भाई चलो अगर वो फीमेल ने एनाबोलिक स्टीरॉयड कंज्यूम की है तो उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकती है। तो उसकी साइड इफ़ेक्ट में नंबर 1 मैस्कुलिनाइजेशन। मैस्कुलिनाइजेशन का मतलब है बॉडी के अंदर फीचर किसके जैसे दिखने लगेंगे? मेल जैसे। जैसे आपको मैं चलो कैरेक्टर गिनवाता हूँ कि भाई इंक्रीज द एग्रेसिवनेस, मूड चेंज होना, डिप्रेशन में रहना, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाना, एक्सेसिव हेयर का ग्रोथ होना फेस और बॉडी के ऊपर। तो ये जितने भी सिम्टम्स आप लोगों को मैंने बताया अभी, वो सभी के सभी कैरेक्टर तो किसके हैं?
ज़्यादातर मेल के हैं, पर दिखने किस में लगेंगे, फीमेल के अंदर। नेक्स्ट इफेक्ट, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस। लिसन, क्लिटोरिस मतलब क्या है? तो आप लोगों को पता है कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेंसिटिव इलोंगेटेड ऑर्गन है। तो ये सेंसिटिव इलोंगेटेड ऑर्गन की साइज एकदम छोटी होगी, पर अगर कोई फीमेल ने एनाबॉलिक स्टीरॉयड कंज्यूम किया है देन उसकी साइज में एबनॉर्मली बढ़ा हुआ होगा। एंड डिपेनिंग ऑफ वॉइस, लिसन, वी नो दैट डिपेनिंग ऑफ वॉइस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। तो ये सभी की सभी इफेक्ट आपको किसके अंदर दिखेगी? अगर कोई फीमेल ने वो एनाबॉलिक स्टीरॉयड कंज्यूम किया है तो। सेम टू सेम अगर कोई मेल ने वो एनाबॉलिक स्टीरॉयड कंज्यूम किया है तो उसकी बॉडी में फीमेल जैसे कैरेक्टर दिखेंगे। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, एक्ने, एक्ने का मतलब है पिंपल्स। तो फेस के ऊपर पिंपल्स होना, एग्रेसिवनेस बढ़ना, मूड स्विंग होना, डिप्रेशंस में जाना, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड टू द टेस्टिस बात चल रही है। अब टेस्टिस का काम आप लोगों को पता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना, पर स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस की साइज कम होने की वजह से कम हो गया है। तो फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी वो मेल बॉडी के अंदर होगा। पोटेंशियल ऑफ किडनी एंड लीवर का डिसफंक्शन, मतलब प्रॉपर किडनी और लीवर का फंक्शंस नहीं हो पाएगा। ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट, लिसन, ये कैरेक्टर तो फीमेल का है, पर ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड अगर कोई मेल पर्सन कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी के अंदर ये दिखेगा। नेक्स्ट वन, प्री मैच्योर बाल्डनेस। बाल्डनेस का मतलब है लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द हेड, हेड में से हेयर लॉस होने लगेंगे। एंड लास्ट वन इज द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये सभी की सभी इफेक्ट्स मेल बॉडी के अंदर या तो फीमेल बॉडी के अंदर। सो दिस इफेक्ट्स मे बी परमानेंट विद द प्रोलॉन्ग्ड यूज। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपने ड्रग्स वो यूज करना बंद कर दिया तो ये सिम्टम्स दिखने बंद हो जाएंगे। हाँ, अगर वो पर्सन कंटिन्यूअसली ये ड्रग्स यूज करता है, लॉन्ग टाइम तक यूज करता है, तो ये इफेक्ट सभी की सभी बॉडी के अंदर कैसे बन जाएगी, परमानेंट। फिर से उसको रिमूव करना शायद पॉसिबल ना भी हो सके। अगर कोई पर्सन एडोलिसेंट के टाइम पे, वेदर इट इज मेल और फीमेल, एडोलिसेंट के टाइम पे अगर कोई पर्सन ड्रग्स या तो अल्कोहल का यूटिलाइजेशन करता है, इट क्रिएट अ सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, कि भाई फेस के ऊपर या तो बॉडी के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स दिखेंगे। एंड प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन्स। अब कोई समझ लो ये लॉन्ग बोन्स है और उसका ये ग्रोथ सेंटर है, अब ये ग्रोथ का सेंटर ही बंद हो जाएगा तो शायद ये बोन का ग्रोथ आगे होना पॉसिबल नहीं है। सो मे रिजल्ट इनटू द स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड का मतलब या तो डायरेक्टली आप लोग स्टॉप दे सकते हो, और वी कैन से दैट रिड्यूस्ड द ग्रोथ ऑफ लॉन्गर बोन्स। तो ये अल्कोहल ड्रग्स को यूज करना कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? तो आगे भी मैंने डिजीज के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई उसको कंट्रोल करने से अच्छा है प्रिवेंशन इज बेटर देन दैट ऑफ क्योर। रोको उसको, अगर हो जाए उसके बाद रोकोगे बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, उससे पहले ही उसको यूज ही मत करो। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। It is also true that habits like smoking, take drugs and alcohol are more likely to be taken up by the younger stage. आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया है कि भाई ये सभी की सभी जो हैबिट्स है वो ज़्यादातर यूथ में होती है, और यूथ में भी कौन सा टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडोलिसेंट, मतलब 12 to 18 ईयर्स में ही ये ज़्यादातर लेने की सब हैबिट्स होती है। सो it is the best to identify the situation that may push an adolescent towards the use of drugs or alcohol. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि भाई कोई पर्सन ड्रग्स या तो अल्कोहल यूज कर रहा है तो उसका रीजन क्या है, वो क्यों यूज कर रहा है। अगर वो सिचुएशन हमें पता चल जाती है देन वी हैव टू टेक अ रेमेडियल, मतलब रिकवर मेजर वेल इन टाइम। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी?
सो रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करो, सो इन दिस रिगार्ड पेरेंट्स एंड टीचर हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. नेक्स्ट वन, अब ये पेरेंट्स या तो टीचर का जो पेरेंटिंग है दैट कंबाइन विद द हाई लेवल ऑफ नर्चर. नर्चर का मतलब है उसकी केयर भी करनी है हमें, एंड वी हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंट डिसिप्लिन. कि भाई अगर उस पर्सन की प्रॉपर केयर की जाती है या तो उसको प्रॉपर डिसिप्लिन में रखा जाता है, तो ये दोनों की वजह से शायद ये सब्सटेंस को यूज़ करने का जो रिस्क है ना, वो एकदम कम हो जाता है. कि अगर उसको प्रॉपर केयर मिल रही है, उसको प्रॉपर डिसिप्लिन में हम लोग रख रहे हैं, तो अल्कोहल, ड्रग्स या तो टोबैको का यूज़ करना, मिसयूज़ करना, इम्प्रॉपर यूज़ करने का जो रिस्क है वो पर्सन के अंदर बहुत ही कम हो जाता है. तो अब हमें ऐसे थोड़े से पॉइंट्स देखने हैं. सो यूजफुल पॉइंट्स फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़ अमोंग द एडोलेसेंट. तो एडोलेसेंट के अंदर ये अल्कोहल ड्रग एब्यूज़ को प्रिवेंट करना हो, कंट्रोल करना हो, देन सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड द अनड्यू पीयर प्रेशर. लिसन, हर एक चाइल्ड की खुद की अपनी अपनी कुछ ना कुछ चॉइस होती है, पर्सनालिटी होती है. उसको हर एक पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स रिस्पेक्ट देगा एंड नर्चर मतलब उसकी केयर करेगा. क्योंकि कोई भी चाइल्ड को उसको जो फील्ड अच्छी नहीं लगती है उसमें अगर आप ज़बरदस्ती भेजोगे तो शायद उसके ऊपर आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, ये माना जाएगा. बिकॉज अ चाइल्ड शुड नॉट पुश्ड अनड्यूली. अनड्यूली मतलब अनवांटेड टू परफॉर्म अ बियॉन्ड थ्रेशोल्ड लिमिट. कि भाई हर एक पर्सन की खुद ना खुद कुछ कुछ चॉइस है, कुछ ना कुछ उसकी हॉबी होती है. सो मे बी पॉसिबल है कोई पर्सन स्टडीज़ में, कोई पर्सन स्पोर्ट्स में या दूसरी एक्टिविटीज़ में, मतलब उसके ऊपर कोई आपका प्रेशर अगर नहीं होगा तो शायद पर्सन को ये ड्रग्स या तो अल्कोहल यूज़ करने से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. चलो, अब बिकॉज ऑफ एनी रीज़न पर्सन ने वो ड्रग्स या तो अल्कोहल कंज्यूम करना चालू कर दिया है, तो वो पर्सन को प्रॉपर एजुकेशन या तो काउंसलिंग मिलेगा तो उसको प्रॉब्लम या तो स्ट्रेस को फेस करने की कैपेसिटी मिल जाती है. क्योंकि आजकल के बच्चों को तो एक दिमाग में बात घुस गई है कि भाई एक बार हम लोग फेल हो गए, एक बार हमें कहीं ना कहीं फेलियर मिल गया तो लाइफ हमारी पूरी ख़त्म हो गई. तो उनके दिमाग में एक बात हमें डालनी है कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. इसलिए कहा जाता है कि भाई फेलियर इज़ अ की ऑफ सक्सेस. क्योंकि फेल होंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, तब जाकर के ज़्यादा हम लोग सक्सेस हो पाएंगे. और दूसरी एक बात ये भी है कि भाई चाइल्ड की जो भी एनर्जी है ना, उनको चैनलाइज करो. चैनलाइज का मतलब है डाइवर्ट करो. कहाँ पे? इनटू दी हेल्दी परस्यूट्स, हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर उसको चाइल्ड की एनर्जी अगर हम लोग डाइवर्ट करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स है, रीडिंग है, म्यूज़िक है, योगा है, या तो अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़. तो अगर पर्सन ये सब हैबिट्स के अंदर अगर बिजी रहेगा तो शायद उसको ड्रग्स और अल्कोहल जैसी चीज़ों के पास जाने का टाइम ही ना मिल पाए. नंबर 3, सीकिंग मीन्स टेक्स हेल्प्स फ्रॉम पेरेंट्स एज वेल एज पीयर्स. पीयर्स का मतलब है क्लोज रिलेटिव्स या तो फ्रेंड्स का पूरा ग्रुप. So help from the parents as well as friends should be immediately so they can guide appropriately. दूसरी बात कि भाई कोई पर्सन चलो अल्कोहल या तो ड्रग्स एब्यूज़ करने की हैबिट में चला भी गया है तो उसको पेरेंट्स और फ्रेंड्स से इमीडिएटली गाइडेंस लेना चाहिए ताकि वो लोग हमें प्रॉपर एडवाइस दे सके और हमारे प्रॉब्लम्स का शॉर्ट आउट जल्दी से हो सके उतना कर सके. अगर हमने हमारी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर की हुई है, दिस वुड हेल्प यंग्स टू वेंट. मतलब उसको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मुझे अनईजीनेस लग रहा है या तो गिल्टी फील नहीं होगा, मतलब मैं लूज़र हूँ, ऐसा उसको नहीं लगेगा. तो पेरेंट्स और पीयर्स की हो सके उतनी हेल्प लेनी चाहिए. स्टेप नंबर 4, लुकिंग फॉर डेंजर साइन. ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है. भाई अलर्ट पेरेंट्स and teachers need to look for
एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइन, कि भाई कोई पर्सन ड्रग्स और अल्कोहल को यूज़ कर रहा है और उसकी बॉडी के अंदर दिखने वाले साइन एंड सिम्टम्स जो है उसके ऊपर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लोगों की है, एक तो पेरेंट्स और टीचर्स। कभी कभार इवन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स की भी हो सकती है कि भाई वो फ्रेंड अगर किसी को देख रहा है कि भाई कोई पर्सन ड्रग्स और अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो उसको हेजिटेट नहीं होते हुए इमीडिएटली ये नोटिस पेरेंट्स या तो टीचर तक पहुंचानी चाहिए, ताकि वो पर्सन को हो सके तो वो जो ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज़ कर रहा है वहाँ से वापस लाया सके। सो देन आफ्टर अप्रोप्रिएट मेजर भी हमें करना चाहिए। देन बी रिक्वायर टू डायग्नोज द मेलेडी मतलब डिजीज एंड अंडरलाइंग मतलब रिलेटेड कोजेज। तो अगर कोई पर्सन ड्रग्स या तो अल्कोहल लेते हुए अगर हम लोग देख भी लेते हैं तो हो सके उतने अप्रोप्रिएट मेजर हमें करने हैं ताकि वो पर्सन को वो डिजीज या तो रिलेटेड कोजेज से बचा सके। दिस वुड हेल्प्स इन इनिशिएटिंग प्रॉपर रेमेडियल स्टेप और ट्रीटमेंट, कि भाई अगर पहले से ही हमें थोड़े दिनों में पता चल जाता है तो शायद उसके वापस आने के चांसेस वहाँ से बढ़ जाते हैं, पर अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया देन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो अगर कोई पर्सन के अंदर डेंजर साइन और सिम्टम्स दिखते हैं तो उसके पेरेंट्स और टीचर्स को इमीडिएट नोट देनी चाहिए। एंड लास्ट वन, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, टेकिंग प्रोफेशनल एज वेल एज मेडिकल हेल्प। तो आजकल बहुत सारे ऐसे मेडिकली या तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल पर्सन्स भी है जो ये ड्रग्स या तो अल्कोहल की हैबिट को छुड़वाने में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। So helps are also available in the form of highly qualified doctors as like psychologist, psychiatrist, de-addiction और rehabilitation जैसे प्रोग्राम्स। रिहेबिलिटेशन मतलब रिकवरिंग के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं which helps the individuals who have unfortunately got in the quagmire। quagmire का मतलब है लाइक अ दलदल मतलब मडी एरिया ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज, कि भाई कोई पर्सन चलो ये ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज के दलदल वाले एरिया में मडी एरिया में घुस गया है अनफॉर्चुनेटली, तो उसको रिकवर करने के लिए डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या तो साइकेट्रिस्ट से भी हम लोग सपोर्ट या तो हेल्प ले सकते। सो बाय द हेल्प ऑफ with such helps the affected individuals with sufficient effort and willpower can get rid। Listen, अगर ये हेल्प की वजह से जो पर्सन अफेक्ट हुआ है वो सफिशिएंट एफर्ट लगाता है, उसका विल पावर मतलब खुद के ऊपर का कंट्रोल, तो शायद वो पर्सन ये ड्रग्स और अल्कोहल के एब्यूज़ वाले जो विशियस सर्कल में घुस गया है वहाँ से शायद बाहर रिकवर हो सकता है एंड लीड अ परफेक्टली नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ। पर उसका पूरा का पूरा डिपेंडेंस होगा वो एब्यूज़र के ऊपर, क्योंकि एब्यूज़र अगर मन से चाहेगा कि भाई मुझे ये सभी सब्सटेंसेस यूज़ करके आज तक कुछ मिला ही नहीं है, खाली बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे ये ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़ वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ एंड साथ साथ में आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।